नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और ये जो विज्ञान के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे परीक्षाओं में आते हैं। मैं यहाँ पर 20 रखा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट बताते चलूँगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके पहले आज का सुविचार देख लेते हैं। अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो। आज का सुविचार है, अगर दौड़ सकते हो तो दौड़ो, ना हो सके तो चलो। यह भी ना कर पाओ तो रेंगते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। हमेशा निरंतर दौड़ते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, कुछ न कुछ करते रहो, लेकिन हार मान कर मत बैठो। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभूति का कारण है तो जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है माइनस होता है, गुरुत्वीय त्वरण वहाँ पर नहीं पाया जाता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान 9.8 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान देते हैं कभी कभी, कितना होता है तो 9.8 होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो बल लग रहा है वो जो त्वरण है, कक्षा का जो त्वरण है उसके बराबर होता है। इस कारण से जो है भारहीनता का अनुभव करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन से है, 36 क्रिप्टॉन 86 तथा 37 RB 87 क्या कहलाते हैं? रूबीडियम जो है 37 रूबीडियम और 36 क्रिप्टॉन ये क्या कहलाते हैं? तो रूबीडियम जो है, देखिए यहाँ पर जो इनका परमाणु क्रमांक भी है अलग अलग है, परमाणु भार भी जो है अलग अलग है, तो ये क्या है? न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान पाई जाती है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है जिस कारण से सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो जिसका देखिए परमाणु क्रमांक जो रहता है समान रहता है। परमाणु क्रमांक जैसे मान लीजिए 36 है और अगले का भी यदि 36 है, तो परमाणु क्रमांक यदि समान है तो ये क्या होते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक कहलाते हैं। और जिसका परमाणु द्रव्यमान, जैसे यहाँ पर 86 लिखा है, 87 लिखा है, यदि यहाँ पर 86 और 86 ही होता तो ये क्या कहलाते? समभारिक कहलाते, समान भार वाले कहलाते। लेकिन यहाँ पर जो है ना तो समभारिक है ना तो ही समस्थानिक है, तो क्या होता है? यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या जो है समान है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है कंप्यूटर 1833 में बनाया था। 1833 में बनाने का प्रयास किया था और 40 वर्ष के जो है कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने बनाया था चार्ल्स बेबेज, इसलिए कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और जो है सर्वप्रथम 1642 में ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का निर्माण किया था। कैलकुलेटर, इसलिए इसका नाम जो कैलकुलेटर है इसको पास्कलिन नाम दिया गया था। जो कैलकुलेटर था इसका नाम पास्कलिन कर दिया गया था। पास्कल, उन्हीं के नाम पर, पास्कल के नाम पर पास्कलिन रख दिया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल ने। लेकिन कंप्यूटर का जो है 1833 से प्रयास करने के पश्चात 40 वर्षों में के बाद चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर दिया भारत को, इसलिए आधुनिक कंप्यूटर का जो पिता है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने जो है विद्युत बल्ब की खोज किया है। विद्युत बल्ब की खोज किए हैं, तो ध्यान रखिएगा।
चौथा क्वेश्चन है वंशागति की इकाई होती है, तो जो वंशागति होती है अनुवांशिकी की इकाई होती है, तो जीन्स होती है। जीन जो है डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के छोटे खंड होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो जीन होता है डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है। फिनोटाइप ये बाह्य जो लक्षण होते हैं, बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, बाहरी लक्षणों को फिनोटाइप कहते हैं, जबकि जो आंतरिक लक्षण होते हैं उनको जीनोटाइप्स कहते हैं। तो जो जीनोटाइप होते हैं ये जीन से रिलेटेड हैं, इसलिए जीनोटाइप जो हैं, जीनोटाइप ये आंतरिक लक्षण होते हैं। आंतरिक लक्षणों को जीनोटाइप्स कहते हैं। जैसे उसको जो गुणसूत्र होता है, जो डीएनए होता है, उसका आनुवांशिक पदार्थ होते हैं एक जैसे होते हैं, उसको जीनोटाइप्स कहते हैं। फिनोटाइप्स जैसे उसका स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण है, कमज़ोर है, कुशल है, चालाक है, ये सब जो है बाहरी लक्षण होते हैं, इनको फिनोटाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो वंशागतिकी की इकाई होती है, वंशागतिकी अनुवांशिकी की इकाई होती है, तो यहाँ पर जीन्स होती है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन से है, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, तो जो सेकंड का लोलक होता है इसकी काल अवधि होती है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड का जो लोलक होता है उसकी काल अवधि 2 सेकंड की होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई लोलक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर एक निश्चित पॉइंट तक झूला जो है, यहाँ से यहाँ पर झूला बंधा है नीचे, और एक बिंदु से जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 1 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1 सेकंड लेगा, तो उसकी जो काल अवधि होगी, तो जो आवर्तकाल होगा 2 सेकंड का होगा। और सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है T=2√L/G होता है। L क्या है, चालक की लंबाई होती है, G गुरुत्वाकर्षण होता है, T जो है उसका आवर्तकाल है, टाइम है। ध्यान रखिएगा। उपग्रहों का जो आवर्तकाल होता है 24 घंटे का होता है। उपग्रह का आवर्तकाल देता है कि उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है, तो ध्यान रखिएगा। और जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी से, जो है पृथ्वी, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से उपग्रह जो हैं, उपग्रह ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। कई बार परीक्षा में दिया है उपग्रह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, तो 36,000 ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। और उपग्रहों का आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है। जितना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है उतना उपग्रहों का भी होता है। ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें जो नीला है, इस जल के कारण जो है नीला दिखाई देता है पृथ्वी, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। छठा क्वेश्चन से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। सबसे ज़्यादा ताप का माप किसके द्वारा किया जाता है, ताप युग्ममापी के द्वारा जो है अत्यधिक ऊंचे तापों को मापा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है। यह विषैला पदार्थ है, तो जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है इसका देखिए CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म जो है तो इसको रंगीन बोतल में रखा जाता है, अन्यथा ये जो वायु होता है प्लस ऑक्सीजन की क्रिया करके फॉस्जीन बनाता है, COCl2 का निर्माण करता है। ये COCl2 फॉस्जीन होती है, फॉस्जीन बनती है और एक बहुत विषैली होती है, इसलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि इस पर प्रकाश जो है, लाइट का अभाव रहे, लाइट की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की क्रिया के द्वारा जो है प्लस H2O का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखेंगे, और HCl अम्ल भी बनता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो फॉस्जीन बनता है। तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमेथेन इसका रासायनिक नाम होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये जो है प्रकाश और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में फॉस्जीन बनाती है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, प्रयोगशाला में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में निश्चेतक होता है बेहोशी करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। मस्टर्ड गैस कार्बन
सल्फाइड CH2 जो होते हैं ये मास्टर गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए 8वां देखते हैं। बेंजीन एवं एसिटिलीन के जो अणुसूत्र होते हैं, देखिए बेंजीन और एसिटिलीन। C2H2 ये होता है आपका एसिटिलीन। इसी प्रकार से बेंजीन होता है C6H6। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो होता है अणुसूत्र जो है अलग अलग है, लेकिन इनका जो मूलानुपाती सूत्र होता है एक होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये हमारा एसिटिलीन है, एसिटिलीन, और ये क्या है, बेंजीन है। तो इनका जो सूत्र है देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है एक जैसे होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। तो जो अपना ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल, यहाँ पर एक निश्चित दूरी तक क्या है वायुमंडल है। क्षोभ मंडल में गैसें पाई जाती हैं। फिर इधर क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल में तापमान जो रहता है, तापमान समान रहता है। और यहाँ पर जो समताप मंडल में है तो वायुयान उड़ते हैं, हवाई जहाज जो है तो वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। तो क्षोभ मंडल में जो भी घटनाएं होती हैं, वर्षा, आंधी, तूफान, ओला, बादल, ये सब क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और आपके जल वाष्प यहीं क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दिया है कि वायुमंडल कई प्रकार के गैसों से मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। पृथ्वी के नज़दीक पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो है तो 78% है, 78.9% है। जबकि ऑक्सीजन जो है O2 जो है 20 दशमलव कुछ पॉइंट में है, तो 21% इसको माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो हृदय का जो ट्रांसप्लांट है सर्वप्रथम यहाँ पर डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा किया गया था। विश्व में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा। तो दिया है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। तो क्रिश्चियन बार्नार्ड के द्वारा किया गया है। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। लुई पास्चर ये जो है रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण, रेबीज का टीका और पाश्चुरीकरण की खोज लुई पास्चर जी ने किया है, ध्यान रखिएगा। और ये देगा भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया है। तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। जबकि विश्व में देगा तो डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया है। ध्यान रखिएगा, भारत में डॉक्टर वेणुगोपाल जो है हृदय का पहला प्रत्यारोपण किए हैं भारत में, और विश्व में डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड। 11वां क्वेश्चन से है, यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। यहाँ पर पहले समझिए विद्युत शक्ति, जो शक्ति बराबर होता है विद्युत शक्ति, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर धारा गुणे विभवांतर होता है, I इंटू V होता है, अथवा VI आप कर सकते हैं। शक्ति बराबर क्या है, P पावर ऑफ, जो शक्ति होती है इलेक्ट्रिक पावर से होती है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं विद्युत शक्ति। इसका मात्रक वाट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। V जो है वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये आपका सूत्र होता है P=IV होता है। इसी में आप आगे रख देंगे तो जो है आपका किलोवाट घंटा निकल के आएगा। कितने किलोवाट आप खर्च कर रहे हैं उस हिसाब से गुणा कर देंगे। देखिए किलोवाट निकलेगा तो क्या होगा, P यहाँ पर देखेंगे P जो है वाट है, P की जगह पर P इंटू H/1000 होता है। H क्या है, घंटा है, P जो है शक्ति है, तो शक्ति बराबर आपका IV भी हो जाएगा। तो इसको आगे इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, I
इंटू वी इंटू एच अपान 1000। देखिए जब भी वोल्ट यहाँ पर आपको दे रहा है कितने वाट का है, 100 वाट का है, तो इसके जगह पे आप क्या करेंगे, पी की जगह पे आप वाट रख दीजिए। कितना कर रहा है, 100 वाट जो है जल रहा है। कितना, देखिए 5 घंटे प्रतिदिन जला रहा है। तो कितने दिन जलाया है, तो 30 दिन। तो 30 का गुणा कर दीजिए, बटे क्या कर देंगे, 1000 कर दीजिए। इसमें से आपको निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, देखिए कितने वाट, किलो वाट निकल के आएगा, किलो वाट। देखिए 1000 में 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ पर काट देता हूँ। कितना निकल के आएगा, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर जो है 15 किलो वाट जो है जली है बिजली। तो 1.5 मतलब 1/2, 50 पैसे 50 पैसे प्रति यूनिट देना है। तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 50। 50 पैसे इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 100 पैसे बराबर 1 रुपये होता है। दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। देखिए आगे आएगा 15 गुणे 1/2, तो कितना निकल के आएगा, 2 सत्ते 14, 7.5। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 7.5 रुपये जो है प्रति यूनिट की दर से उसको देना पड़ेगा। तो प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा, तो 7.5 रुपये जो है उसका खर्च लगेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले उसका वाट निकालेंगे, कितने किलो वाट बिजली खर्च किया है। तो आपको यहाँ पर 15 वाट मिलेगा। 15 वाट दिया है, तो यहाँ पर पैसे दिया है, तो उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 हाफ पैसे लगेगा, 1/2। तो 1/2 से आप 15 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन से लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप तो कि डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है। एफ क्या है, फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी और उसका जो लेंस की क्षमता होती है आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको डायोप्टर को डी से प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ल्यूमेन दिया है। तो ल्यूमेन जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। विटामिन्स जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह चर्म स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। तो जो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है और खट्टे फलों में पाया जाता है, कौन से विटामिन है, तो यहाँ पर विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये जो है विटामिन सी इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए इसका नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। और जो है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी का नाम थायमीन होता है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है, जो मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन डी इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है बच्चों में। विटामिन डी की कमी से हड्डियां जो है पतली हो जाती हैं, इसको रिकेट्स कहते हैं। और अस्टियो जो है पुरुषों में भी होता है, इसकी कमी से रोग। 14वां क्वेश्चन से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो जो तारपीन का तेल है किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा चीड़ में। तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर देवदार दिया है। तो देवदार के जो पेड़ से होता है सेड्रस तेल निकलता है, सेड्रस तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो सेड्रस तेल देवदार के पेड़ से निकलता है। तारपीन जो है चीड़ के पेड़ से निकलता है, तारपीन। और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि पूछा जाता है तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन से समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो जो आपका समुद्र है नीला किसके कारण दिखाई देता है, देखेंगे जब भी क्या है प्रकाश का परावर्तन होगा और प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो यहाँ पर जब है प्रकाश जो है समुद्र जो है नीला दिखाई देगा। तो आकाश के परावर्तन, यहाँ पर आकाश लिखा है तो इसको प्रकाश लिख लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र नीला दिखाई देते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
मेन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा और परावर्तन होगा, तब जाकर समुद्र नीला दिखाई देगा। तो आप देखे होंगे कि ये पृथ्वी है और उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज जो है लाल दिखाई देता है, क्योंकि उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज हमेशा लाल दिखाई देते हैं। किस कारण से दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही दिखाई देते हैं, प्रकीर्णन के द्वारा ही दिखाई देते हैं। कई बार परीक्षा में दिया है कि जो उगता हुआ सूरज तथा ढलता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और समुद्र का नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। और जो आकाश का नीला रंग है, आकाश का नीला रंग ये भी जो है, आकाश का नीला रंग जो है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। 16वां है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन से है, इसके पहले यहाँ पर थोड़ा ओजोन से दिया है। ओजोन देख लीजिए। ओजोन जो है, ओजोन यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। और जो है ओजोन जो ये पराबैंगनी किरणें होते हैं, ये त्वचा कैंसर, यदि ये जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन जो है यूवी किरणों को ना रोके तो इसके द्वारा हमें त्वचा कैंसर जैसे घातक बीमारियां होती हैं। और ओजोन की परत की मोटाई जो है डॉप्सन के द्वारा मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई, तो ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज जो है, ओजोन की खोज जो है फोरमैन ने किया है। फोरमैन ओजोन की खोज किए थे, फोरमैन। और इसकी जो मोटाई होती है डॉप्सन में मापी जाती है। और ये जो है इसका फार्मूला O3 होता है। तो ऑक्सीजन का ही एक अपरूप होता है O3, ओजोन, ध्यान रखिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो राडार की कार्यप्रणाली होती है ये जो है परावर्तन, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 18वां है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। तो जो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है खोखली होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। और टीबिया, कई बार परीक्षा में दिया है कि टीबिया कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया जो है पैर की हड्डी में पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे प्रयोग करते थे, यहाँ पर देखिए वैक्यूम ट्यूब का जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। सेकंड जनरेशन के जो ये सेकंड जनरेशन थी, ये तो फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इन सबको। 20वां क्वेश्चन है, सोलियस मांसपेशी रोग स्थित है। तो सोलियस मांसपेशी रोग जो है किसका स्थित है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पैर के निचले भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोलियस मांसपेशी रोग पांव के निचले भाग में पाया जाता है। और सबसे यहाँ पर देखिएगा जांघ में पाई जाने वाली हड्डी फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है। सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिस कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। तो स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कान में। और सबसे बड़ी जो है फीमर पाई जाती है, सबसे लंबी होती है। सबसे छोटी स्टेप्स होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार वॉच करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।